अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू AAR फार्मेसी लेक्चर्स। नेक्स्ट हमारे पास ड्रग एक्टिंग ऑन जीआई सिस्टम में है लेग्जेटिव एंड परगेटिव्स और एंटी डायरियल एजेंट्स। लेग्जेटिव्स हम किसे कहते हैं? लेग्जेटिव ऐसी मेडिसिन या ऐसी ड्रग्स हैं जो कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए यूज़ की जाती हैं। मींस कॉन्स्टिपेशन के अगेंस्ट ये ड्रग्स यूज़ की जाती हैं। ये मेनली जो है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन पे एक्ट कर रही होती हैं। अब इसकी डिफरेंट क्लासेस हैं। सबसे पहले बल्क फार्मिंग एजेंट। बल्क फार्मिंग एजेंट जो है ये स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन में काम कर रही होती हैं। ये क्या करते हैं? एंजाइमेटिक डाइजेशन जो होती है ना, उनको रेजिस्ट करते हैं। उसके अलावा स्टूल वॉल्यूम को बढ़ाते हैं और बैक्टीरियल मास को बढ़ाते हैं और वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। फाइबर्स ऐसे हैं जो बल्क फार्मिंग एजेंट है। कौन कौन से हमारे पास? प्लांट बेस्ड फूड्स हैं, पॉलीकार्बोफिल है या मिथाइल सेलुलोज, साइलियम वगैरह। सेकंड हमारे पास है हाइपर ऑस्मोटिक एजेंट। हाइपर ऑस्मोटिक एजेंट कोलान के अंदर काम करती हैं, वाटर को रिटेन करते हैं। ठीक है, कोलान के ल्यूमेन के अंदर ये जो है ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करके वाटर जो है रिटेन करते हैं। नाम ही इनका हाइपर ऑस्मोटिक, मतलब ऑस्मोटिक एक्टिविटी बढ़ाते हैं तो अल्टीमेटली जो है वाटर रिटेन होता है। सेलाइन हमारे पास हैं कुछ, जैसे मैग्नीशियम सिट्रेट हो गई, मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो एज आ हाइपर ऑस्मोटिक एजेंट यूज़ की जाती है, या सोडियम फास्फेट वगैरह हो गए। शुगर्स में हमारे पास लैक्टुलोज है, पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल, पैग या सार्बिटोल वगैरह ये यूज़ होते हैं। और अल्कोहल में हमारे पास ग्लिसरीन है। स्टूल सॉफ्टनर जो है ना, वो वाटर और फैट को जो है ना स्टूल में ऐड होने देते हैं, सॉफ्टन हो जाता है तो फिर जो है इजीली स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन से पास हो जाता है। एग्जांपल हमारे पास है डोक्यूसेट, जो है स्टूल का सरफेस टेंशन कम करता है। और इसके अलावा मिनरल ऑयल्स, वो भी जो है डाइजेस्ट नहीं हो पाते तो स्टूल के साथ जाके उनको सॉफ्टन कर देते हैं। स्टिमुलेंट एजेंट जो है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स को स्टिमुलेट करते हैं। इंटेस्टाइनल म्यूकोजा पे ये एक्ट करते हैं या नर्व प्लेक्सिस पे एक्ट करते हैं। एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अभी तक इनका क्लियर नहीं है। एग्जांपल हमारे पास सिनाग्लाइकोसाइड है, बिसाकोटाइल है या कैस्टोराइल है। सबसे पहले अब सिनाग्लाइकोसाइड जो है ये नेचुरली प्लांट से हमें मिल रहा होता है। ये पुअरली एब्जॉर्ब होता है और हाइड्रोलाइसिस जब भी इसकी होती है कोलान के अंदर तो ये बॉवल मूवमेंट्स 6 से 12 घंटे के अंदर प्रोड्यूस करता है अगर ओरली दिया जाए, और अगर रेक्टली दिया जाए तो विदिन 2 आवर्स ये जो है बॉवल मूवमेंट से स्टार्ट करा देता है। सिनाग्लाइकोसाइड का क्रोनिक यूज़ जो है वो ब्राउन पिगमेंटेशन करा देता है कोलान की, जिसे हम मेलानोसिस कोलाई कहते हैं। कैस्ट्राइल में भी जो है पोटेंट स्टिमुलेंट लेग्जेटिव इफेक्ट है। ये जो है अपर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हाइड्रोलाइज होता है रेसिनोलिक एसिड के अंदर, फिर वो जो है एज अ लोकल इरिटेंट काम करता है जो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को स्टिमुलेट करता है। इसके अलावा हमारे पास एंटी डायरियल एजेंट्स। डायरिया किसे कहते हैं? ऐसी कंडीशन जिसमें जो है फीसेस डिस्चार्ज हो रहे हो बावल से ज़्यादा और लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, मोर फ्रीक्वेंटली भी हो और लिक्विड फॉर्म में भी हो, उसे हम कहते हैं डायरिया। अब काजेज़ वो जो कॉमन है सडन और क्रोनिक डायरिया के। सडन डायरिया के कॉजेज़ हमारे पास फूड पॉइजनिंग है, ट्रेवलर्स डायरिया या स्टमक फ्लू वगैरह है। क्रोनिक डायरिया सीलिएक डिजीज़ की वजह से हो सकती है, फूड एलर्जी या फूड इंटॉलरेंस, मिल्क सोया प्रोटीन वगैरह इंटॉलरेंस हो जाए इनकी, या इरिटेबल बॉयल सिंड्रोम वगैरह, या किसी मेडिकेशंस की वजह से हो सकती है। एंटी डायरियल एजेंट्स जो है ना वो हम ऐसे पेशेंट्स में दे सकते हैं माइल्ड टू मॉडरेट एक्यूट डायरिया को ट्रीट करने के लिए, या जो है इसके अलावा यूज़ की जा सकती है क्रॉनिक डायरिया को कंट्रोल करने के लिए जो मुख्तलिफ कंडीशंस की वजह से हो रही होती हैं, जैसे IBS या IBD, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ के पेशेंट्स में डायरिया जो हो रहा होता है उनको ट्रीट करने के लिए भी, उनको कंट्रोल करने के लिए यूज़ की जाती है। इसके अलावा जो ब्लडी डायरिया के पेशेंट हो उनमें एंटी डायरियल यूज़ नहीं करना चाहिए। हाई फीवर के पेशेंट है या जिनमें सिस्टमिक टॉक्सिसिटी है उनमें एंटी डायरियल्स यूज़ नहीं करने चाहिए। या जो है ऐसे पेशेंट में भी हमें डिसकंटिन्यू करनी पड़ती है कि हम थेरापी दे रहे हैं फिर भी डायरिया वर्सन से वर्सन होता जा रहा है, तो उनमें भी हमें ट्रीटमेंट स्टॉप करनी होती है। गोल क्या होता है एंटी डायरियल थेरापी का? कि पैथोफिजियोलॉजी को ठीक करें, मतलब कॉज एलिमिनेट आउट करें। उसके अलावा फ्लूइड एक्यूमुलेशन कम से कम करें ल्यूमेन के अंदर, प्रोपल्सिव कॉन्ट्रैक्शंस को बढ़ाएं, कम करें ताकि जो है वो जल्दी से मूव ना करें, और उसके अलावा डिहाइड्रेशन से बचाएं। एंटी डायरियल एजेंट्स की अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो सबसे पहली क्लास हमारे पास ओपियाइड एगोनिस्ट। ओपियाइड एगोनिस्ट जो है ऐसी ड्रग क्लास है जो नेचुरली हमें ओपियम पॉपी प्लांट से मिल रही होती है। ये ब्रेन में जाके मुख्तलिफ फंक्शंस या इफेक्ट दे रहा होता है, पेन भी रिलीव कर रहा होता है। इसके अलावा ओपियाइड्स में जो है सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिपेशन वाला इफेक्ट है, इसीलिए ये जो है एज आ एंटी डायरियल यूज़ हो सकता है। मगर इसके CNS इफेक्ट की वजह से और एडिक्शन वगैरह की वजह से इनकी जो है यूज़ बहुत लिमिटेड है, बहुत कम यूज़ किया जाता है। अब कौन सी ड्रग्स हैं ओपियाइड्स की क्लास में से? लोपेरामाइड वो यूज़ की जाती है, ओपियाइड एगोनिस्ट है। ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करती, इसीलिए जो है इसमें कोई एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज़ या अब्यूज़ के पोटेंशियल्स नहीं है, तो इसीलिए इसको एज आ एंटी डायरियल यूज़ किया जाता है। मैकेनिज्म क्या है? ये जो है म्यू रिसेप्टर एगोनिस्ट है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, और ब्लड ब्रेन बैरियर को तो ये क्रॉस नहीं करेगी, और इसी वजह से CNS इफेक्ट्स कोई भी नहीं है या एडिक्शन भी नहीं कराएगी। टिपिकली जो है ये 2 mg 1 to 4 टाइम्स अ डे देते हैं। इसके अलावा डायफिनॉक्सलेट ये भी एक और ओपियाइड एगोनिस्ट है,
जिसका CNS इफेक्ट नहीं है स्टैंडर्ड डोजेज़ में, मगर हायर डोजेज़ में ये जो है CNS इफेक्ट दे सकती है और प्रोलॉन्ग यूज़ इसका डिपेंडेंस भी काज करा सकता है। साइड इफेक्ट इसका क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन मेन साइड इफेक्ट, जब भी ओपियाइड्स यूज़ किए जाते हैं तो उनका कॉन्स्टिपेशन साइड इफेक्ट होता है। सेकंड क्लास हमारे पास बिस्मथ कंपाउंड्स हैं। कॉमनली ये जो है यूज़ किया जाता है बिस्मथ सबसैलिसाइलेट, जो बिस्मथ और सैलिसाइलेट का बना हुआ होता है। ये स्टूल की फ्रीक्वेंसी और लिक्विडिटी, मतलब जो उसमें फ्लूइड का कंसंट्रेशन होती है डायरिया में एक्यूट इन्फेक्शंस की वजह से, उसको रिड्यूस कर रहा होता है, क्योंकि सैलिसाइलेट इनहिबिशन कराता है इंटेस्टाइनल प्रोस्टाग्लैंडिन की और क्लोराइड सिक्रीशन की, तो अल्टीमेटली जो है स्टूल फ्रीक्वेंसी भी कम हो रही होती है और लिक्विडिटी भी। उसके अलावा बिस्मथ का जो है डायरेक्ट एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट भी है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर हम देखें तो ये जो है डिक्रीज़ करता है फ्लो ऑफ फ्लूइड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स बॉयल के अंदर। उसके अलावा इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है इंटेस्टाइन के अंदर, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी किल कर सकता है जो डायरिया कॉज कराते हैं। साइड इफेक्ट बिस्मथ फार्मूलेशन जो है उनकी एक्सीलेंट सेफ्टी प्रोफाइल है। बिस्मथ इसके अलावा बस सिंपली जो है ब्लैकनिंग ऑफ स्टूल करा रहा होता है। एब्जॉर्बेंट जो है वो बैक्टीरिया को एब्जॉर्ब करते हैं, टॉक्सिन्स को या फ्लूइड्स को एब्जॉर्ब करते हैं। इसकी वजह से जो है इस स्टूल की जो है लिक्विडिटी भी कम हो जाती है और फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाती है। एक्यूट डायरिया में भी ये हेल्पफुल है, मगर क्रॉनिक बेसिस पे इनका अलग से यूज़ नहीं किया जाता। एग्जांपल्स हमारे पास केओलिन है, नेचुरली अकरिंग हाइड्रेटेड मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। उसके अलावा पैक्टिन है, पैक्टिन जो है इंडाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट ड्राइव्ड एप्पल में से किया जाता है। कॉमन कमर्शियल प्रिपरेशन जो है वो है केओपेक्टेट, जो दी जाती है 1.2 से 1.5 ग्राम हर जो है लूज बावल मूवमेंट के बाद, मैक्सिमम 9 ग्राम पर डे तक दे सकते हैं हम। साइड इफेक्ट केओलिन पैक्टिन प्रिपरेशन जो है ना वो एब्जॉर्ब नहीं होती, तो इसीलिए इनका कोई इतना सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट नहीं है एक्सेप्ट कॉन्स्टिपेशन। बाइल साल्ट बाइंडिंग रेजिन्स, कंजुगेटेड बाइल साल्ट जो हैं वो कॉमनली एब्जॉर्ब होते हैं टर्मिनल इलियम में। डिजीज़ अगर वो टर्मिनल इलियम की वो मेल एब्जॉर्प्शन कराती है बाइल साल्ट की, जिसकी वजह से जो है कॉलोनिक सिक्रेटरी डायरिया हो रहा होता है। तो बाइल साल्ट बाइंडिंग रेजिन्स क्या करेंगे, वो इस डायरिया को ट्रीट करने के लिए, डिक्रीज़ करने के लिए यूज़ किए जा सकते हैं, जो एक्सेस फीकल बाइल एसिड्स की वजह से हो रहे हैं। मींस बाइल साल्ट बाइंडिंग रेजिन उन एक्सेस बाइल साल्ट एसिड्स को जाके बाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब यूजुअल डोज इसका 4 to 5 ग्राम दिया जाता है 1 से 3 दफ़ा दिन में खाने से पहले। साइड इफ़ेक्ट्स ब्लोटिंग, फ्लैचुलेंस, कॉन्स्टिपेशन, फीकल इम्पेक्शन वगैरह। सोमेटोस्टैटिन एनालॉग, सोमेटोस्टैटिन जो है 14 अमाइनो एसिड पेप्टाइड है। ये जो है रिलीज़ होता है जीआई से और पेनक्रियाज से, पेराक्राइन सेल से, डी सेल्स और जो है एंटेरिक नर्व्स, इसके अलावा हाइपोथैलेमस से भी। ये जो है गैस्ट्रिन की सिक्रीशन को इनहिबिट करता है। कोलिसाइड, सिस्टोकाइनिन, ग्लूकागोन, इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन, सिक्रेटिन और 5-HT3 इन सब की सिक्रीशंस को इनहिबिट कर रहा होता है। इसके अलावा ये जो है इंटेस्टाइनल फ्लूइड को रिड्यूस करता है और जो है पेनक्रियाटिक सिक्रीशंस को भी रिड्यूस करता है। ये जीआई मोटिलिटी को स्लो डाउन करता है और इसके अलावा गाल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शंस को भी इनहिबिट करता है। क्लिनिकल यूज़फुलनेस अगर हम देखें सोमेटोस्टैटिन की, वो लिमिटेड है क्योंकि इसकी हाफ लाइफ बहुत शार्ट होती है। ऑक्टेटाइड जो है सिंथेटिक ऑक्टापेप्टाइड है, सिमिलर एक्शन है इसके भी सोमेटोस्टैटिन की तरह। ये जो है इनहिबिट करता है इंटेस्टाइनल सिक्रीशन को और डोज रिलेटेड इफेक्ट है, मतलब अगर हम 100 से 250 माइक सबक्यू दें तो वो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को कम कर देता है या इनहिबिट कर देता है। तो इसीलिए ये जो है हायर डोजेज़ में डायरिया की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। एडवर्स इफेक्ट्स अगर हम देखें तो जीआई मोटिलिटी को अल्टर करता है, नॉजिया वोमिटिंग काज करा रहा होगा, एब्डोमिनल पेन, फ्लैचुलेंस, डायरिया। उसके अलावा हाइपरग्लाइसीमिया या हाइपोग्लाइसीमिया, क्योंकि ये जो है इंसुलिन, ग्लूकागोन और ग्रोथ हार्मोन का बैलेंस डिस्टर्ब करेंगे तो हाइपरग्लाइसीमिया भी हो सकता है या हाइपोग्लाइसीमिया भी हो सकता है। इसके अलावा इम्पेयर्ड पेनक्रियाटिक सिक्रीशन की वजह से जो है ना स्टेटोरिया हो सकता है, जो फैट सॉल्युबल विटामिन की डेफिशिएंसी करा दे। प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट अगर ऑक्टेटाइड से की जाए तो वो हाइपोथायराइडिज्म भी करा सकती है। ORS ओरल रिहाइड्रेट सॉल्यूशन, ये एज एंटी डायरियल काम नहीं करते, मगर एक्यूट केसेस में इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर की रिप्लेनिशमेंट के लिए दी जाती है। मतलब डिहाइड्रेशन से पेशेंट को हमें बचाना होता है, तो इसीलिए हम ORS सॉल्यूशन दे रहे होते हैं, ठीक है। इसमें मोस्टली जो है शुगर और साल्ट होते हैं ताकि ये एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ वाटर के साथ लिए जाएँ तो पेशेंट को डिहाइड्रेशन से बचाया जा सके। बहुत शुक्रिया वीडियो लेक्चर को देखने का। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट GI ड्रग्स के बारे में डिस्कस करेंगे।